एक मिनट है ना। एक मिनट। आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है प्रीतम? यस सर। हम्म ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोगों ने मेनली म्यूट कर लीजिए जो मैं यस आपको सर, कर बताऊंगा। लेना। हाँ, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो कल के सेशन में हम मेनली क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने एक 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनवाया था। तो वो 2 नंबर के सम का प्रोग्राम कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे चल रहा है ना। तो उसी के बारे में ही थोड़ा मैं आपको आज समझाता हूँ। और जब वो धीरे धीरे प्रोग्राम समझ में आएगा तो बाकी भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, है ना। तो ठीक है। तो क्या क्या किया था हमने, क्या क्या कैसे कैसे किया था? हम्म तो हम लोगों ने ना कल एक चीज़ बताई थी आपको। ये चीज़ बताई थी आपको कि हमारे पास जो एक लेआउट होता है और एक हमारे पास जावा फाइल होती है। तो लेआउट में हम डिज़ाइनिंग करते हैं। लेआउट डॉट एक्सएमएल फाइल जो होती है वहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं। और जावा वाला जो फाइल होता है वहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो लेआउट फाइल था जिसका नाम था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो इसमें हमने जो लेआउट यूज करा था वो यूज करा था लीनियर। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एंड्रॉयड में क्या है, सारा चीज़ जो कुछ भी आप लिखते हो मतलब एक्सएमएल में स्पेशली सब टैग का यूज करके करा जाता है ना। टैग से चीज़ें लिखी जाती हैं, टैग को फॉलो करा जाता है। तो लीनियर लेआउट को भी एक्सप्लेन करने के लिए लीनियर लेआउट नाम का ही टैग था, जिसमें लीनियर लेआउट कैसे काम करता है मैंने आपको बताया था। एक डायरेक्शनल फ्लो में कंपोनेंट को अरेंज करता है जस्ट लाइक अ फ्लो लेआउट, जो कि जावा में होता है। चलो ठीक है, अगर आप जावा नहीं पढ़े तो ऐसे समझ लो कि ये तो कंपोनेंट को आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, दोनों में से एक, या तो वर्टिकली आप अरेंज कर सकते हो या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हो। ये उस तरह से कंपोनेंट को अरेंज करता है। तो इसमें जो ओरिएंटेशन है देखिए, लाइन नंबर 8 पे आपने पास कर रखा है, इसका नाम है वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब जी ऊपर से नीचे, ये एक के बाद एक के बाद ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो बिल्कुल एक सिधाई में एक साथ लेके चला जाएगा। तो या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट को अरेंज करेगा। मैच पेरेंट इसका विड्थ हाइट है। अब इसके नीचे तो ये लेआउट है। लेआउट आपको लेना जरूरी है। जिस तरह से ये लीनियर लेआउट है ऐसे और भी लेआउट हैं जो हमें एक एक करके पढ़ने हैं। लीनियर पढ़ना है, रिलेटिव पढ़ना है, एब्सोल्यूट तो नहीं है, कंस्ट्रेंट पढ़ना है, टेबल लेआउट है, टैब लेआउट है। मतलब बहुत सारे लेआउट हैं जिनको हम व्यू ग्रुप भी बोलते हैं। व्यू ग्रुप का मतलब बहुत सारे व्यू का कॉम्बिनेशन, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं। ये व्यू ग्रुप या लेआउट हमें ये बताता है कि कंपोनेंट कैसे कैसे रखे जाएंगे, किस तरह से अरेंज करे जाएंगे, ये हमें बताता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप हो गया। उसके अंदर व्यूज हो गए, जैसे एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गई, चेक बॉक्स हो गया। ये सब हम इसके अंदर बनाते हैं। तो चूंकि हमें 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना था, तो 2 नंबर के सम के लिए क्या चाहिए? टेक्स्ट फील्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये पहला एडिट टेक्स्ट करके टैग है। तो ये पहला एडिट टेक्स्ट टैग के थ्रू एक एडिट टेक्स्ट बना दिया गया है। और उसका जो विड्थ है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है, उसको कर दिया गया है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि जितना बड़ा आपका ऊपर का लेआउट है उसी के इक्विवेलेंट ये मैच हो गया, है ना। और हाइट जो है इसका रैप कंटेंट है, जितना बड़ा कंटेंट होगा। अब जैसे इसके ऊपर हिंट दे दिया गया है कि इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर एक हिंट आ रहा है जो उस पर लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा है।
जो कि HTML में वाटर मार्क कहलाता था, है ना। अगर आप HTML वगैरह पढ़ रखे हो तो उसमें थोड़ा सा वाटर मार्क से बोलते हैं, ये वाटर मार्क की साइड टाइप का हो गया। ऊपर से मार्जिन ले लिया गया है इतने DP का, है ना। तो इसमें ऐसे टैग होते हैं हर एक काम के लिए, आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को रिमेंबर करना पड़ेगा कि आपको मार्जिन, स्पेसिंग, पैडिंग, लेआउट, विड्थ, हाइट, कलर, ग्रेविटी, है ना। इस तरह से टैग हैं, इन सारे टर्म्स को आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, लाइन नंबर 11 पे इसमें एक आईडी भी करके यूज करा गया है। तो ये आईडी क्या है? ये आईडी बेसिकली इस कंपोनेंट का यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब इस एडिट टेक्स्ट का यूनिक आइडेंटिटी है। तो सपोज करो कि आपको ये एडिट टेक्स्ट कहीं पे भी चाहिए, है ना, कहीं पे भी यूज करना है फर्दर, तो इसी आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करा जाएगा। चाहे इसी जावा में ही चाहिए, चाहे इसको इसी एक्सएमएल में ही चाहिए, तो इसी आईडी से आइडेंटिफाई करेगा। तो आईडी एक यूनिक चीज हो गई। जैसे मान लो, एक इमेजिन करो कि आपने एडिट टेक्स्ट बना दिया, आप उसमें टेक्स्ट फील्ड डालोगे, डेटा डालोगे। तो जब डेटा डालोगे तो उसको यूज कैसे करोगे, उसको गेट कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए ना कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है। भाई 2 नंबर के सम का लॉजिक क्या हो सकता है? 2 नंबर के सम का लॉजिक ये हो सकता है कि भाई जैसे आपने एडिट टेक्स्ट बना रखा है, एडिट टेक्स्ट में जब वैल्यू डालोगे तभी तो उस वैल्यू को यूज कर पाओगे, समझ रहे हो। एडिट टेक्स्ट में जब भी आप वैल्यू एंटर करोगे, जब भी वैल्यू डालोगे तो उसे यूज करोगे, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, उस एडिट टेक्स्ट की आईडी, उस एडिट टेक्स्ट का आइडेंटिटी अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसकी आईडी दी गई है। तो एक हो गया आईडी, हो गया मैच पेरेंट विड्थ, उसके बाद मार्जिन टॉप, ऊपर हो गया लेआउट। लाइन नंबर 15 तक मैंने समझा दिया। 15 नंबर लाइन से पहले कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। बताइए। सर आइडिया देने का सिंटेक्स सर यही होता है कि और कोई दे सकते हैं? किस चीज का? जैसे आप आईडी दे रहे हो ना आइटम को, यही एट द सिंटैक्स होता रेट है, प्लस आईडी। यही सिंटैक्स होता है। ओके सर। हम्म। ये एक्चुअली आपको पता है, सर ये मैंने एक बात बताई थी आपको, एक मिनट अमित, था मैंने एक बात बताई थी कि जब आप एक्सएमएल में कुछ भी बनाते हो, कुछ भी लिखते हो, तो एक रिसोर्स है ये, और इस रिसोर्स की एंट्री आर डॉट जावा में हो जाती है। तो आपको पता है कि एक आर नाम की क्लास होती है ऑलरेडी जावा में, मतलब यहाँ पे एंड्रॉयड में अपने आप बनती है, हम नहीं बनाते हैं। और उसी आर में एक क्लास होती है आईडी, और उस आईडी क्लास को प्लस करके रेफरेंसिंग करके इसकी आईडी उसी में पहुंचा दी जाती है। तो आर क्लास में एक आईडी क्लास भी होती है, आर में लेआउट भी होती है, आर में विड्थ भी होता है, आर में आईडी भी होती है, सबकी उस पर एंट्री होती है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसकी मैपिंग उसी आर के पास पहुंच गई, प्लस एट द रेट प्लस आईडी करके, वो रेफरेंसिंग का काम कर रहा है उसके साथ। ओके सर। हाँ अमित, क्या कह रहे हो? सर ये टूल्स कॉलन कॉन्टेक्स्ट ये क्या हुआ? ऊपर ले जाओ। टूल्स कॉलन कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि ये जो एक्सएमएल है इस जावा फाइल में यूज होने वाला है, इसका कंटेक्स्ट वो जावा फाइल है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी बताओगे तो इससे ये पता चल जाता है कि ये एक्सएमएल उसी जावा फाइल की है। ये ऑप्शनल है, टूल्स कॉलन कॉन्टेक्स्ट हटा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आइए। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में देखिए कौन सा टैग है, लाइन नंबर 18 में देखिए, सेट कंटेंट व्यू, और इसमें लिखा हुआ है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। तो इस वाले पर्टिकुलर मेथड के अंदर, हाँ ये लाइन जो आपने हाईलाइट करी है, इस मेथड से आपका जो एक्सएमएल है ना वो कॉल हो जाता है, इसके अंदर वो लिंक हो जाता है सेट कंटेंट व्यू। वो उस पर्टिकुलर व्यू का जो सारा कंटेंट है यहाँ सेट हो जाता है और आपको दिख जाता है। सर अगर हम कोई, हेलो सर, हम्म। सर अगर कोई हम दूसरा कंटेंट व्यू बना के यहाँ पर लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन की जगह पर कोई सेट करवा दें तो फिर वो चल जाएगा सर, अलग से अगर बना दें तो?
सेट कंटेंट व्यू, तो सेट कंटेंट व्यू देखो एक मेथड है। एक्सएमएल अलग देना चाहते हो या मेथड अलग बनाना चाहते हो? सर मतलब सेम ही मेथड और एक्टिविटी जो है ना हमारी एक्सएमएल के हाँ अलावा कोई दूसरी चीज है मतलब। हाँ, दूसरा खुल जाएगा, एक दूसरा एक्सएमएल बना लो, आप कर लीजिए। सर थोड़ा इसको मेथड को बताइएगा, ये मेथड करता क्या है बेसिकली, जो सेट कंटेंट व्यू है, काइंडली थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको। तो मेथड आपका जो कंटेंट है वो आपके स्क्रीन के सामने दिखा देता है। आपके कंटेंट ये कहीं ना कहीं ये इस जावा क्लास में इस पर्टिकुलर एक्सएमएल को लिंक कर देता है आपके सामने। ये एक्सएमएल ये क्या करता है, एक काम करो, इस लाइन को कमेंट कर दो, एप्लीकेशन चला के देख लो, आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। इस लाइन को कमेंट करके आप चला दीजिए, एप्लीकेशन को रन कर दीजिए, बिल्कुल एक सफेद सफेद कलर की स्क्रीन आएगी और कुछ नहीं आएगा, व्हाइट कलर की स्क्रीन आएगी, है ना। आप मतलब सर ये मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जितने भी व्यूज होते हैं उसको शो करवाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, उस ठीक है सर, पर्टिकुलर थैंक लेआउट को लिंक करने के लिए, जो लेआउट वहां पे आ रहा है ना, वो लेआउट इसको लेआउट को दिखाने के लिए, है ना। और उस लेआउट जी। के अंदर बहुत सारे व्यूज हैं, जो भी व्यूज हैं वो आपको दिख जाता है। इन्फ्लेट कराता है, दिखाना मतलब इन्फ्लेट कराना, रिप्रेजेंट कराता है ना। तो ये कहानी होती है। तो 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 इस वजह से ना वो ऑलरेडी उस कंटेक्स्ट में है, तो आप वहां कंटेक्स्ट लिखिए या नहीं लिखिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, वहां से हटा दीजिए आप उस कंटेक्स्ट को, तब भी ये चल जाएगा, हटा दीजिए। उस मेन एक्सएमएल में जाइए, अब फिर से एक्सएमएल में जाइए, उस एक्सएमएल से यहाँ पे लिखा है ना लाइन नंबर 8 पे, जो टूल्स कॉन्टेक्स्ट मेन लिखा है, इसको आप हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बताइए, और किसको क्या समझना है? बस ये बता रहा है कि ये इसका एक्सएमएल है, इस कंटेक्स्ट से बिलोंग कर रहा है, दैट्स इट। इस पूरा आपने क्या गलती कर दी, आप इसको बट हटाइए, करली ब्रैकेट मत हटाइए, अरे एंगुलर ब्रैकेट मत हटाइए, है ना। एंगुलर ब्रैकेट हटा दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। ये एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, एमुलेटर में या आपके वर्चुअल डिवाइस में? वर्चुअल डिवाइस, एक्चुअल सर डिवाइस? मोबाइल में सर नेट का बहुत पंगा है सर, अभी 2 दिन से 2 दिन नेट बहुत स्लो चल रहा है सही चल रहा है, सर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अभी हमारा जितना चल रहा है उतना काफ़ी है हमारा नेट, है ना। तो मिनिमाइज करिए इसे। अब देखिए एक्चुअली कहानी ये है कि तो ये हमारा लेआउट हो गया, लेआउट के अंदर रेडी टेक्स्ट हो गया। अब देखिए पूरे प्रोग्राम का फ्लो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे प्रोग्राम चलता है। देखिए प्रोग्राम मेनली चलता है आपकी मेनिफेस्ट, जैसे जावा की क्लास में मेन मेथड होता है, मेन मेथड से प्रोग्राम चलता है, वैसे ही जावा की क्लास में मेनिफेस्ट फाइल होती है, मेनिफेस्ट से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। मैनिफेस्ट में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का लेबल, ये सारा चीज होने के बाद ना इंटेंट फिल्टर एक टैग होता है, और उस टैग में वो टैग किस एक्टिविटी में लिखा गया है वो मैटर करता है। तो एक टैग होता है एक्टिविटी, और एक्टिविटी टैग में लिखा हुआ है मेन एक्टिविटी। तो ये मेन एक्टिविटी को पहले चलाएगा, और इसलिए मेन एक्टिविटी को चलाएगा क्योंकि उसके अंदर मेन लिखा हुआ है और साथ में लॉन्चर लिखा हुआ है। तो जो लिखा है ना इंटेंट फिल्टर डॉट एक्शन डॉट, है ना, एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट मेन, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी जो एक्टिविटी है ये मेन एक्टिविटी है। तो आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटी बना सकते हो, लेकिन उसके इंटेंट फिल्टर में मेन जिसमें भी लिखोगे वो एक्टिविटी पहले लॉन्च होगी, मतलब पहले चलेगी। चलेगी एक अलग बात है, लॉन्च होगी एक अलग बात है। आप अभी एप्लीकेशन चला रहे हो तो इंस्टॉलेशन के बाद अपने आप ओपन भी हो जाता है ऐप, तो वो इसलिए ओपन हो जाता है क्योंकि उसमें लॉन्चर लगा होता है। लॉन्चर की वजह से एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही लॉन्च हो जाती है, लॉन्चर नहीं होता तो इंस्टॉल हो जाके होके रह जाएगी। आप लॉन्चर को हटा दोगे तो एप्लीकेशन केवल इंस्टॉल होगी, लॉन्च नहीं होगी, है ना। तो मेन से जिस एक्टिविटी में मेन होगा उसको वो चलाएगी। तो हमारे पास एक ही एक्टिविटी है अभी, इसलिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, है ना। अभी 2 बना के आप देख लीजिएगा, 3 बना के देख लीजिएगा,
और उसमें जिसको ऐड करोगे वही चलेगा। तो यहाँ से वो हमारी एक क्लास को खोजता है, हमारी क्लास को खोज के उसको कंपाइल करता है, हमारी क्लास का बाइट कोड बनाता है। और बाइट कोड जो होता है वो तो हमारा डेल्विक वर्चुअल मशीन यानी कि एंड्रॉयड का रन टाइम तो चलाता नहीं है, तो इसलिए वो हमारे बाइट कोड का एक डेक्स फाइल बनाता है, classes.dex फाइल। और उस डेक्स फाइल को फर्दर वो कंपाइल करके उसको एपीके बनाता है, उसका कंपाइलर, समझ रहे हो, उसका एपीके बनता है, एपीके जो हमारे फोन में चलता है। तो हमारी जावा फाइल से देखो, बाइट कोड तो केवल जावा का ही बनेगा ना, लेकिन जो डेक्स बनेगा वो जावा का भी होगा, बाइट कोड का भी होगा, एक्सएमएल का भी होगा, उसमें कई रिसोर्सेज होंगी, कई चीजें होंगी, उन सबको मिला के एक डेक्स फाइल बनता है, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल कोड। वो डेक्स फाइल से एक एपीके बनता है, जो एपीके हमारे फोन में चलता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि यहां से जो हमारी ये मेन एक्टिविटी क्लास है, ये क्लास, ये इस क्लास को वो कैसे चलाता है, आखिर कैसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। सिंपल सा कहानी है, जब हम देखो जावा में क्या होता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तो उसका मेथड को चला पाते हो आप, ठीक है। आपको अगर याद हो तो जावा में बहुत सारी ऐसी क्लासेस जहाँ मेन मेथड नहीं है, जैसे सर्वलेट में नहीं है, जेएसपी में नहीं है, एप्लेट में नहीं है। और जहाँ पे हमारी क्लासेस में मेन मेथड नहीं है ना, वो क्लासेस हमारे मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, है ना। एक ऐसी क्लासेस कहलाती हैं जिनका एग्जीक्यूशन पहले, या उनका मैनेजमेंट, उनका एग्जीक्यूशन, उनका मैनेजमेंट, ये सब कुछ पहले से किया जा चुका है कि उसको कैसे कैसे चलाना है, ठीक है। और आप ऐसा बोल सकते हो उनका एग्जीक्यूशन उनके लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन होता है। तो जो हमारी ये जो क्लास है वो एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है, उसका पहले से मैनेजमेंट किया गया है एंड्रॉइड के रन टाइम में कि इसको भैया रन टाइम पे लोड करना है, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको इस तरह से लाइन बाय लाइन चलाना है। तो वो मेन एक्टिविटी क्लास को रन टाइम पे लोड करता है, उसका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाता है। लोड रन टाइम पे कैसे करेगा, क्लास डॉट फॉर नेम से। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगा, न्यू इंस्टेंस से। तो वो ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद लाइफ साइकिल के मेथड को चलाता है, और यहीं से हमारे प्रोग्राम में लाइफ साइकिल पूरी शुरू हो जाती है, समझ रहे हो। तो वो मेन एक्टिविटी में जाता है, और मेन एक्टिविटी हमारी तो लाइफ साइकिल, मेन एक्टिविटी में जाओ ना, उसी में तो कोड लिखा हुआ है, सेट कंटेंट व्यू। और सेट कंटेंट व्यू से हमारा वो एक्सएमएल दिख जाता है ना। इसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, समझेंगे एक एक करके। बट यहाँ से हमारा सेट कंटेंट व्यू से, अभी आप प्रीतम देख पा रहे होगे, आपके फोन में एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी, वाइट वाइट आ रही है ना। यस सर। अब इसको रन करोगे तो प्रॉपरली स्क्रीन आएगा। तो वाइजर से इसको चला के दिखा दो हम लोग को भी, तो हम लोग भी देख पाएंगे, ठीक है। तो सेट कंटेंट व्यू के माध्यम से वो एक्सएमएल के अंदर का जो व्यू है वो हमें दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट से जावा क्लास कॉल होती है, और जावा क्लास से हमारा एक्सएमएल कॉल हो जाता है, और एक्सएमएल में जो कुछ भी चीजें डिजाइन होती हैं वो हमें दिख जाती हैं। बात समझ में आ रही है, एक्सएमएल से जो कुछ भी चीजें डिजाइन होती हैं वो हमें दिख जाती हैं। बताइए भाई, बात समझ में आ रही है। देखिए, अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो पहले आप ये जान लीजिए कि एंड्रॉयड के कुछ कोर कंपोनेंट होते हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और कोर कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट होता है वो एक्टिविटी होती है। तो आपको पहले एक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, सर्विस पढ़ना पड़ेगा, इंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ कोर कंपोनेंट है। फिलहाल वो हम देखेंगे। देखिए अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना, ब्लैक मतलब ब्लैंक, ब्लैक नहीं ब्लैंक, ठीक है। चलिए एक्सएमएल में आ जाइए। फिलहाल एक्सएमएल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो कैसे कैसे लिंकिंग हुई, कैसे कैसे वो कॉल हुआ, बात समझ में आ गई। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिएगा प्लीज। ओके, तो पहला हो गया एडिट टेक्स्ट। हाँ जी, समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हो गौरव, क्या कह रहे हो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो बताओगे तभी तो बताएंगे क्या हमें समझ में आ रहा है। सर पूरा प्रोसेस सर। कौन सा प्रोसेस। सर पहले मैनिफेस्ट से, फिर मेन में, फिर मेन से, फिर क्या हुआ, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ नहीं नहीं, मैनिफेस्ट में, मैनिफेस्ट को ओपन करो, म्यूट करो, मैनिफेस्ट को ओपन करो प्रीतम। मैनिफेस्ट मेथड से, मैनिफेस्ट में, मैनिफेस्ट जो एक्सएमएल है इसमें बहुत कुछ कहानी है।
बस हमें सब कहानी नहीं समझनी है, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक वक्त तो समझ में आ नहीं जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि लाइन नंबर 13 पे हमारा लिखा हुआ है मेन एक्टिविटी, है ना। तो मेन एक्टिविटी ऊपर उसके 13 नंबर लाइन पे 12 पे है क्या मेन एक्टिविटी, जहाँ पे भी है। तो ये मेन एक्टिविटी जो लिखी गई है यानी कि हमारी एक्टिविटी क्लास का नाम है, यहाँ से हमारी मेन एक्टिविटी क्लास कॉल हो जाती है। क्यों कॉल हो जाती है? क्योंकि इसमें मेन लिखा हुआ है, इंटेंट फिल्टर के अंदर एक्शन में मेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी क्लास कॉल हो गई और ये एक जावा क्लास है। भाई पहले क्या होता था, पहले जावा के प्रोग्राम बनाते थे, क्लास बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, मेन बनाते थे। तो यहाँ पे उसी तरह से ये मेन है, ये मेन एक इंटेंट फिल्टर करके टैग है। तो जिस एक्टिविटी में ये मेन लिखा होगा वही पहले चलेगी। तो हमारी मेन एक्टिविटी में ही मेन लिखा हुआ है। आप सबसे ऊपर लाइन नंबर अगर 12 से देखो, जो इन्होंने हाईलाइट करा है, एक्टिविटी टैग ओपन है और नीचे एक्टिविटी टैग क्लोज है लाइन नंबर 18 में। तो इस एक्टिविटी के अंदर ही इंटेंट फिल्टर टैग है, जिसमें मेन लिखा हुआ है और जिसमें लॉन्चर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें मेन भी लिखा हुआ है, जिसमें लॉन्चर भी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जो मेन लिखा हुआ है वो डिनोट कर रहा है कि ये मेन एक्टिविटी है, इसको हमें पहले चलाना है। और लॉन्चर का मतलब इसको चलाते ही मुझे अपनी फ़ोन में लॉन्च कर देना है। आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हो तो फ़ोन में अपने आप इंस्टॉल होकर लॉन्च हो जाता है ना जब प्ले करते हो। तो इसीलिए हो जाता है क्योंकि क्योंकि उसके साथ यहाँ लॉन्चर का कोड लिखा हुआ है। सबसे लास्ट में देखो लॉन्चर लिखा है, कैटेगरी डॉट लॉन्चर। और ये मेन ये बता रहा है कि इसको पहले हमें चलाना है। तो ये मेन एक्टिविटी पहले चल के और लॉन्चर उसको लॉन्च कर देती है। तो जब मेन एक्टिविटी पहले चलेगी तो मेन एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी क्लास कॉल होगी। दिखाओ मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा कॉल होगी। और जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा कॉल होगी उस जावा फाइल में बहुत सारा कोड लिखा है, लेकिन उसका एक ऑन क्रिएट मेथड है जो अपने आप चलता है। और उस मेथड में लिखा हुआ है सेट कंटेंट व्यू लाइन नंबर 19 पे, जिससे आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन इसकी कॉलिंग करी गई है ना। यानी कि एक्सएमएल की कॉलिंग करी गई है। यहीं से आप क्लिक करोगे, अगर इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे क्लिक करो, हाइपरलिंक कंट्रोल के साथ लेके जाओ, कंट्रोल करो और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे ले जाओ, है ना। तो वहीं पे लेके जाओगे, कंट्रोल प्रेस करो और वहाँ पे लेके जाओ, कहाँ पे, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे लेके जाओ। तो जैसे लेके जाओगे एक हाइपर लिंक बन के आ जाएगा। तुम कहाँ चले गए भाई? तुम एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे ले जाने के लिए बोला हूँ तुम। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे लेके जाओ भाई। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, अरे यार तुम्हें सब दिख रहा है, वही नहीं दिख रहा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन यहाँ बिल्कुल दिख रहा है, जो जहाँ पे तुम्हारा कर्सर है। इस पे कंट्रोल के साथ लेके जाओगे, क्लिक मारोगे तो ये सीधे उस एक्सएमएल में चला जाएगा और एक्सएमएल में जो कोड है वो हमें दिख जाएगा। क्लिक करो, अब एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे क्लिक करो तो सीधे ऐसे एक्सएमएल ओपन हो जाएगा। क्लिक करने में टाइम लग रहा है क्या? अच्छा, स्क्रीन ही स्लो चल रही है, कोई बात नहीं। तो क्लिक करते ही एक्सएमएल दिख जाएगा, एक्सएमएल में जो चीज़ डिज़ाइन करी गई है वो आपके सामने आ जाएगी। तो बस यही कहानी हो रही है। अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आना चाहिए, बस इतना ही समझना है कि भाई हमारा कोई एक मेन है, एक्टिविटी कॉल हो रही है, कहीं से एक्टिविटी से एक्सएमएल कॉल हो रहा है, लिंकिंग करी गई है। अभी तो नहीं सर आया? ये जो सर जावा फाइल है उसमें कोडिंग कौन करता है, किसने लिखी हुई है, मतलब वो कोड है वो? क्या जावा फाइल है उसमें? सर ये जावा फाइल में तो कोडिंग अपन को करनी पड़ती है ना? सारी कोडिंग अपन को ही करनी पड़ेगी, सारी कोडिंग, सारा कुछ हमें करना पड़ेगा भाई। कोडिंग तो हमें ही करनी है, चाहे जावा फाइल है चाहे वो। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे लिंकिंग करी गई है कोड की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जावा कोडिंग कहाँ करी गई है, ये समझो।
बस इतना ही समझो कि प्रोग्राम कैसे चलता है बाय डिफॉल्ट। हेलो वर्ल्ड की ऐप एक रन होके आ जाती है ना, वो कैसे रन होके आती है? वो पहले मैनिफेस्ट से जावा को कॉल करती है, जावा से एक्सएमएल कॉल हो जाती है, एक्सएमएल में ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड लिखा रहता था इसलिए हमें वो दिख जाती है। ठीक है, बस इतना समझो पहले आप। इतना समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। नहीं आया तब भी बताइए, 2 बार बताइए, 3 बार बताइए। उसके बाद इस एक्सएमएल में जो कुछ ये जो एक्सएमएल है ना, यही आपकी पूरी जिंदगी है। यही यही पूरा समझ लो कि सारा एंड्रॉयड है, एक्सएमएल ही समझना है आपको। जावा तो सीख ही जाओगे, जावा हमारी जिम्मेदारी है। एक्सएमएल आप सीखो, जावा मैं सिखाऊंगा। इसीलिए एक्सएमएल को खूब अच्छे से समझो, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब डिजाइनिंग पे ध्यान दो, खूब टैग पढ़ो, एक एक टैग याद करो, लेआउट्स याद करो, कंपोनेंट याद करो। आपको कोई एक व्यू दे दिया जाए, कोई डिजाइन दे दिया जाए, कोई असाइनमेंट दिया जाए कि ये बनाना है, तो एक्सएमएल के माध्यम से उसे बना पाओ। ये आपका टारगेट है अभी के लिए, जावा नहीं। और ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जी ये जावा क्या है, अच्छा ये मैनिफेस्ट क्या है, फिर ये है, फिर वो है, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, फिर लिंक है, फिर ऐसे पता नहीं क्या है। दिमाग एकदम घबराएगा। बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको बस बता दिया गया कि यहाँ से मैनिफेस्ट से जावा, जावा से एक्सएमएल कॉल होती है, एक्सएमएल में जाके आपको सब कुछ करना है। तो सब कुछ अब आप एक हफ्ते में 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार अगर इसी को ओपन करोगे तो अपने आप आपको इससे एकदम लगाव हो जाएगा, इससे प्यार हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? प्यार तो समझते हो ना? बिल्कुल उस तरह से प्यार हो जाएगा कि यार ये एक्सएमएल है, ये चीज़ ऐसे चल रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे चल रही। बस आप उसके बाद घबराओगे नहीं, है ना? तो जब पहली बार आप साइकिल लेके निकले थे तो कभी हाथ टूट गया था, कभी पैर टूट गया था, कभी कुछ हो गया था, है ना? और लेकिन फिर भी हार नहीं माने। नहीं नहीं हम तो चलाएंगे। पापा ने कहा नहीं बेटा मत चलाओ, नहीं वो तो चला रहा है, हम भी चलाएंगे। तो इसी तरह से आप भी कोशिश करेंगे, जो आपको बताया जा रहा है वो कोशिश करना है। कोशिश करोगे तो क्यों नहीं आएगा, कोई भाग थोड़ी ना जाएगा। और कभी टारगेट बनाएं कि कभी आज एक्सएमएल सीखेंगे, जब हम इसमें स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो फिर हम जावा सीखेंगे, फिर दोनों की लिंकिंग समझेंगे, फिर अंदर समझेंगे कोड को और डेप्थ लेवल पे समझेंगे। तो ये चीज़ है, इस तरह से आएगा कि एक बैग सब कुछ जानने के बाद कोडिंग करोगे। अभी मैंने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझाई, कहा कि भाई अभी थोड़ा रोक के रखते हैं, है ना? तो इसीलिए आपको यहाँ पे टैग याद करना है। पहला लेआउट है लीनियर, वो कंपोनेंट को या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल रखता है। तो लीनियर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब आपको मैं लीनियर लेआउट कभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, है ना? अब आप लीनियर लेआउट नेट पे सर्च करिए, गूगल एंड्रॉयड डेवलपर की साइट पे जाइए और लिखिए लीनियर लेआउट, वो कैसे काम करता है। या तो कंपोनेंट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है, यही लिखा मिलेगा आप। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद आप कंपोनेंट अरेंज करना देखिए। अब लीनियर लेआउट सबसे ऊपर ओपन है और नीचे सबसे क्लोज है। अब इसके बीच में जो कंपोनेंट आप बनाओगे, जैसे एडिट टेक्स्ट, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, तो एक के बाद एक यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। जैसे पहला एडिट टेक्स्ट, फिर उसके नीचे दूसरा एडिट टेक्स्ट, फिर उसके नीचे तीसरा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू मतलब सिंपल टेक्स्ट, और इसके नीचे बटन। तो 3 चीजें हैं, 2 एडिट टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन है। ये बनाया गया है। सर 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 हेलो बोलो, सुन तो रहा हूँ। सर, इसमें ब्रेक नहीं आ सकते क्या? जैसे अपन ने इधर लीनियर लेआउट कर दिया, इससे पहले कांस्टेंट लेआउट था, तो अपन को लीनियर नहीं करना है, अगर वापस कांस्टेंट करना है तो जैसे गलती से लीनियर लिख दिया, लेआउट आ गया, तो इसको नहीं वापस नहीं, क्या कह रहे हो? चेंज नहीं कर सकते ये कह रहे हो? सर मतलब जैसे कुछ सेटिंग बिगड़ भी गई तो बैक नहीं कर सकते क्या? जैसे था वैसा, पहले जो हो डिफॉल्ट जाएगा, था वैसा। हो जाएगा, उसमें क्या है। सेटिंग क्या बिगड़ जाएगी, पूरा कोड हटा दो, ये पूरा एक्सएमएल ही डिलीट अरे मार भाई दो। कंट्रोल जेड से। इस पूरे एक्सएमएल को डिलीट मार दो, इसकी जरूरत ही नहीं। डिलीट मार के न्यू एक्सएमएल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? जो सेटिंग हट जाए, गलती हो जाए, दिक्कत हो जाए, ये पूरा हटा दिया इन्होंने, देखो हटा ही दिया। फिर कंट्रोल जेड कर देंगे, आ जाएगा। अंडू कर दीजिए, है ना? अंडू रीड्यू का ऑप्शन होता है, वो कर दीजिए। समझ रहे हो? तो अगर कुछ हट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो सारा चीज हटा के लाइन बाय लाइन कोड को करिए।
पहले आप पहले XML को देखिए, XML के एक टैग को देखिए, कौन सा टैग देखो मैं इतना तेज पढ़ा रहा हूँ, बच्ची भी बोल रही है कि हाँ ये सही बात है, यस नो। तो देखो उसको समझ में आ रहा है, तो अब भाई तुम्हें भी समझना पड़ेगा, एंड्रॉयड है ना। तो कहीं ना कहीं ये पहले आपको टैग ओपन करना पड़ेगा, टैग क्लोज करना पड़ेगा, ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। वो जावा बिल्कुल नहीं था कि जिसको आप नहीं प्रैक्टिस करते थे चल जाएगा। इसको तुरंत से तुरंत प्रैक्टिस करना है और यूज मिलाना है। कोई एरर आ जाएगा तो तुरंत स्क्रीन में ग्रुप में डाल देना है कि भाई कोई बताओ यार, प्लीज बताओ भाई क्या एरर हो सकता है, फोटो खींच के भेजिए, है ना। कोई बात नहीं, एफर्ट तो आपने डालने हैं, हमने डालने हैं, मिलके ही काम होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। हो सकता है कोई नहीं बिजी होगा तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, फिर मुझे मैसेज कर दीजिए आप कि सर ये क्या है, किस क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका होगा। मैंने आपकी देखा, आपने स्क्रीन शेयर किया था तो एकदम लाल लाल सब पड़ा हुआ था, सब एरर था एकदम पूरा, है ना। तो वो सेटिंग कुछ भी गड़बड़ाती है तो उसमें मतलब उसको थोड़ा बहुत एक आध टैग, अभी एक टैग हटा दो अभी सब लाल पीला हो जाएगा सब, है ना। एक ही टैग, दो ही टैग हटाने से लाल पीला, इधर लाल पीला नीला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सर इसमें भी सर एरर आता है तो नहीं चलता है? करो ना, अभी देखो आप कर दो, हटाओ। अभी कल तो एरर आया था ना, ये प्रोग्राम में कुछ एरर कल था लेकिन नहीं चल रहा था ना। फिर एरर क्या सॉल्व किया था कुछ इन्होंने, ठीक है, तो नहीं चल रहा था, है ना। तो आप एक भी टैग हटा के देखोगे तो नहीं चलेगा, फिर हटाओ फिर लगाओ। देखो ये फॉर्मेटेड लैंग्वेज है, यहाँ पे एक्सएमएल जो है एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो हर चीज़ फॉर्मेट सिंटैक्स को फॉलो करके यूज करी जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग होती है हर चीज़ की, हर टैग की ओपनिंग है फिर उसकी क्लोजिंग है। जैसे एडिट टेक्स्ट ओपन है 11 नंबर लाइन पे, तो 17 नंबर लाइन पे क्लोज है। देखिए 17 नंबर लाइन पे क्लोज है कि नहीं। अगर कोई एक लीनियर लेआउट ऊपर ओपन है तो 8 नंबर लाइन पे क्लोज है, 8 नंबर लाइन पे क्लोज है वो, है ना। फिर एडिट टेक्स्ट 19 नंबर लाइन पे ओपन है। तो इस तरह से ओपन क्लोज इन सब पे ध्यान देना है आपने कि ये क्यों बनाया गया है, क्यों लिखा गया है, समझ रहे हो। तो हर टैग की ओपनिंग है और प्रॉपर उसकी क्लोजिंग है, राइट। अब देखो एक सिंपल सा कहानी समझिए आप। अगर मान लो 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना है और हमने बटन बना दिया, एडिट टेक्स्ट बना दिया, चेकबॉक्स बना दिया, सब कुछ बना दिया, और हम यहाँ पे सम का प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये बताओ हम लॉजिक कैसे लिखेंगे, है ना। नॉर्मल सिनेरियो में कैसे लॉजिक लिखते थे आप। अगर AWT का ही प्रोग्राम होता था, बहुत से लोग, मतलब मुझे लगता है 90% लोग AWT पढ़े होंगे, मुश्किल से 10% लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो वो उस केस में अगर आप एक एडिट टेक्स्ट से, एक एडिट टेक्स्ट के ऊपर कुछ वैल्यू गेट करके उस पर कुछ इवेंट करना चाहते हो, तो आपकी उसकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए ना। इसीलिए सबकी आईडी दे दी गई है। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी के बिना तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। पता कैसे चलेगा किस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू हम गेट कर रहे हैं, किस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए सबकी आईडी हमें दे देना होगा। पहले वाले की आईडी 1 2, दूसरे की 3, ऐसे करके आपको हर कंपोनेंट की आईडी दे दीजिए, जिससे क्या हो जाए कि जब आप इसको जावा में यूज करने जाओ तो इन्हीं आईडी से इनकी वैल्यू को गेट करो और इन पे एक्शन करो, ठीक है। इसी आईडी से उसकी वैल्यू गेट करो, उस पे एक्शन करो। तो देखो यहाँ पे हिंट दे दिया गया है, साइज दे दिया गया है, स्टाइल दे दिया गया है, बोल्ड आएगा, लेआउट दे दिया गया है ना। तो यही सारी प्रॉपर्टी है। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है। आप सबके पास ये प्रोग्राम है ना। आप सबके पास ये प्रोग्राम है। आप लोग क्या करिए, आप ये प्रोग्राम अपने स्क्रीन के सामने ओपन करिए, है ना, और इसके एग्जाम्पल को देखिए और पूछिए मेरे से कौन सी प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आ रही है। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। बटन के लिए बटन टैग है, टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू मतलब सिंपल व्यू, और एडिट टेक्स्ट का मतलब हो गया, एडिट टेक्स्ट का मतलब हो गया कि एक फील्ड जिसमें आप वैल्यू इंटर कराओगे, वो एडिट टेक्स्ट कहलाता है। बताइए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज तो आप एक बार, दो बार, तीन बार पूछिए प्लीज। बोलिए भाई। जी क्लियर है सर।
नए लोगों को भाई गौरव हुए, सर ये होता अमित। ना एक बार मैच पेरेंट और रैप कंटेंट एक बार और। अच्छा, मैच पेरेंट रैप पेरेंट क्लास में नहीं थे तुम, है ना? मैच सर पेरेंट मैं रैप, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर जाओ। मैच पेरेंट और रैप कंटेंट का मतलब क्या हुआ? प्रीतम बताओ, प्रीतम बताएंगे। सर ये मैच पेरेंट का मतलब सर जो भी हमारा पेरेंट में जैसे कि लेआउट है तो उसका जो विथ होगा, जो ये लेआउट का जो विथ है उसके साथ पूरा पूरा का पूरा वो ले लेगा, जितना उसका विथ होगा उतना पूरा ले लेगा और चिपक जाएगा। और जो लो मैं रैप बताता हूँ, कंटेंट, सुनो सुनो। जैसे मान लो आप अपनी एप्लीकेशन को, है ना, मान लो आप अपनी एप्लीकेशन को चलाने जा रहे हो एक छोटे से फ़ोन में, जो कि मेरे पास है, ठीक है? मान लो मैं अपनी एप्लीकेशन को चलाने जा रहा हूँ बड़े से फ़ोन में जो कुलदीप के पास है, ठीक है? तो अगर छोटे फ़ोन में एप्लीकेशन को चलाऊँ, तो उसमें भी मेरी स्क्रीन फिट हो जाए और बड़े में चलाऊँ उसमें भी फिट हो जाए। यानी कि जो भी पैरेंट हो, पैरेंट का मतलब फ़ोन, जिस फ़ोन में ये चले, उसमें ये लेआउट अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो इसीलिए आप लाइन नंबर 5 और 6 पे देखोगे, तो इसकी विड्थ और हाइट मैच पैरेंट करी गई है, कि मतलब ये जो पूरा स्क्रीन है, ये जिस भी फ़ोन में चलेगा उसी के हिसाब से मैच कर लेगा अपने आप को। उसी फ़ोन के हिसाब से ढाल देगा। छोटा फ़ोन होगा छोटा दिखने लगेगा, बड़ा फ़ोन होगा बड़ा दिखने लगेगा, मैच हो जाएगा उसी के हिसाब से। मैचिंग, है ना? आपने सुना होगा मैचिंग सेंटर होते हैं जगह-जगहों पे, है ना? समझ रहे हो? सामान वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे मैचिंग सेंटर होते हैं कि भई इस मैचिंग का कपड़ा खरीद के यहाँ से मैच करवाइए, वगैरह-वगैरह। जिस तरह से यहाँ पे मेरी स्क्रीन की साइज़ है, उस हिसाब से मैच हो जाना। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया लेआउट की बात, लेकिन जो एडिट टेक्स्ट है, अब इसका पैरेंट कौन है? ये लेआउट है, और लेआउट का पैरेंट कौन था? फ़ोन था। तो अगर मैंने लेआउट में मैच पैरेंट लगाया है, तो फ़ोन के हिसाब से काम करेगा वो। अगर मैंने एडिट टेक्स्ट में मैच पैरेंट लगाया है, तो मैच पैरेंट का मतलब जो भी हमारा पैरेंट है, एडिट टेक्स्ट का पैरेंट है लीनियर लेआउट, तो ये लीनियर लेआउट के हिसाब से मैच कर लेगा अपने आप को, दैट इज मैच पैरेंट। और रैप कंटेंट का मतलब जितना बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे लिखा ना इंटर फर्स्ट नंबर, उसी हिसाब से रैप हो जाएगा उसका व्हाट, उसकी उसकी हाइट। ठीक है, तो इंटर फर्स्ट नंबर की जगह पे बड़ा नाम दे दो, बड़ा नाम दे दोगे उसी हिसाब से इसकी हाइट हाइट बढ़ती चली जाएगी, है ना? हाइट जो है जितना बड़ा नाम दोगे उसी हिसाब से इसकी बढ़ती चली जाएगी, जितना बड़ा कंटेंट होगा। अब समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। ठीक है, जितना बड़ा डेटा लिखोगे ना, इंटर फर्स्ट नंबर लिखा है ना, ये उसी हिसाब से ये कंटेंट है, उसी कंटेंट के हिसाब से रैप हो जाना, कंटेंट के हिसाब से मैच हो जाना, रैप कंटेंट मैच पेरेंट, ऐसा है। ठीक है, मार्जिन टॉप से मतलब टॉप से 10 डीपी का एक गैप छोड़ देना, मार्जिन होता है। अगर मार्जिन टॉप लिखोगे तो टॉप से करेगा, बॉटम करोगे बॉटम करेगा। अगर केवल मार्जिन लिख दोगे तो चारों तरफ से मार्जिन ले लेगा। ठीक है, ऐसा है। और बताइए, आप सब लोग ना कुछ बनाइए। आप लॉगिन पेज बनाइए, रजिस्ट्रेशन पेज बनाइए, साइन अप पेज बनाइए, बटन बनाइए, एडिट टेक्स्ट लीजिए, टेक्स्ट फील्ड लीजिए, चेक बॉक्स लीजिए, रेडियो बटन लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे करिए काम। एंड्रॉयड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक लीनियर लेआउट हो गया, तो अलग अलग लेआउट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लीनियर लेआउट से कैसे काम होता है, ये रिलेटिव लेआउट से कैसे काम होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अलग अलग चीज़ों की, तो जब कंपनी में जाओगे ना तो आपको स्क्रीन मिलेगी डिज़ाइन करने के लिए, आपको स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए मिलेगी, है ना, कि भैया ये स्क्रीन डिज़ाइन करो, वो तो आप सारा पढ़े रहोगे,
तो बस आप उसी हिसाब से डिसाइड कर लोगे कि आपको एप्लीकेशन की स्क्रीन कैसे बनानी है। आप सोचोगे ये चीज़ तो लीनियर से हो सकती है, ये चीज़ रिलेटिव से हो सकती है, तो लीनियर से या रिलेटिव से या जो भी लेआउट है उसी से आप उसे कर दोगे। ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, नीचे टेक्स्ट व्यू हो गया। तो सबके भाई ये इसलिए सेट हो गया है क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक एक के बाद एक जो है इसको डिजाइन करा गया है। तो लीनियर लेआउट जो है या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली काम करता है, तो इसलिए एक के बाद एक के बाद एक सेट हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हॉरिजॉन्टल में क्या होता? हॉरिजॉन्टल लगा दो, कर दो भाई हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो एक किनारे से भागना शुरू हो जाएगा, ये एक लाइन में, एक सिधाई में, सिंगल रो में। हॉरिजॉन्टल करोगे तो एक ही लाइन में ये चलना शुरू हो जाएगा। देखो एक लाइन हटाया नहीं उन्होंने, रेड कलर आना शुरू हो गया, रेड लाल पीला करने लगा ये, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये उसी की एक ही लाइन में एक ही सिधाई में सारा अरेंज हो गया। अब उतना बड़ा जगह ही नहीं है, जितना जगह है उतना दिख रहा है, उसी के आगे ही चला गया सारा, उसी के आगे ही एक किनारे से एक एक करके ये चला गया है। ठीक है। यस सर, समझ गया। ठीक है। अब मान लो आपने क्या करा, आपने किसी तरह से चलो एडिट टेक्स्ट या जो भी चीज़ें हैं इनको यूज करके आपने ये सारा चीज़ बना दिया, डिजाइनिंग कर ली। अब इस डिजाइनिंग का बिजनेस लॉजिक कैसे लिखा जाए कि हम फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर डालें और सेकंड नंबर में सेकंड नंबर डालें और ऐड हो जाए। तो देखिए इसके लिए क्या है ना, हमें इवेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो इवेंट का यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो क्योंकि जो हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट है वो हमारा इस तरह से तो हो जाता है, लेकिन बिजनेस लॉजिक सारा इवेंट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ेगी जावा में जैसे होती थी। सोर्स होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, सोर्स लिसनर होना चाहिए, सोर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सब करना पड़ेगा। लेकिन एंड्रॉयड का एक अल्टरनेट अप्रोच है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो अपने बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी होती है। बटन के ऊपर लाओ, बटन जरा दिखाना। बटन के ऊपर इन्होंने एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में इन्होंने एक मेथड दे देना होता है। जैसे सपोज करो हम बटन के इवेंट बटन पे क्लिक करना चाहते हैं, है ना? तो बटन पे आप लिख दीजिए ऑन क्लिक, लाइन नंबर 43 पे लिखा हुआ है इन्होंने। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में ऑन क्लिक नाम दिया है, ये नाम कुछ भी दे दो, ऑन क्लिक की जगह पे हाय हेलो बाय लिख दो, कुछ भी लिख दोगे, है ना? तो उसी नाम से आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि व्यू टाइप का होगा। बनाना नहीं पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस करोगे अपने आप बन के आ जाएगा, वहां एंटर करोगे अपने आप बन के आ जाएगा। करके दिखाओ, एक मेथड बना के दिखाओ। यहाँ पे हाई लिख दो और फिर कंट्रोल स्पेस कर दो। ठीक है, तो अपने आप जो है, हाँ, अब यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, जो बत्ती जल गई बगल में, उस बत्ती पे क्लिक करिए, देखिए क्रिएट, यहाँ देखिए लिखा है क्रिएट मेथड, देखिए यहाँ पे बन के आ गया कि नहीं आ गया? जो बत्ती जल के आती है वो आपकी दिमाग की बत्ती जला देती है। तो ठीक है, अब ये सारा लॉजिक जो लिखा हुआ है ना लाइन नंबर 29 से, वो सब इसी में डाल दो, इसी के अंदर डाल दीजिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये 29 को कट करिए और कट करके इसी में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ऊपर ऑन क्लिक हटा दीजिए, ऑन क्लिक को हटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अब होता क्या है, कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि भाई एक्सएमएल में तो आपने पूरा क्या कर रखा है, डिजाइनिंग कर रखी है। अब उस पे आपको लिखना है बिजनेस लॉजिक कि 2 नंबर का सम का प्रोग्राम आ जाए। तो जावा कहता है ना, एंड्रॉयड कहता है, जावा नहीं कहता, एंड्रॉयड कहता है कि बिजनेस लॉजिक आप तभी लिख पाओगे जब आपको उन सारे आईडीज के बारे में आपको पता होगा, वो किसकी आईडी क्या है, तभी तो उस पर वैल्यू गेट करोगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबकी आईडी लेके आनी है। तो सबकी आईडी लाने के लिए
एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड व्यू इज अ मेथड, फाइंड व्यू बाय आईडी इज अ मेथड, नाम से स्पष्ट है, फाइंड करो व्यू को आईडी के बेसिस पे। तो फाइंड व्यू बाय आईडी एक मेथड है, हमारी क्लास का मेथड नहीं है। ये देखो हमारी क्लास जो है मेन एक्टिविटी को किसको एक्सटेंड कर रही है, कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है, ये पेरेंट क्लास है। इसकी पूरी कहानी है, एक्टिविटी क्लास क्या करती है मैं आपको समझाऊंगा। उस क्लास का मेथड है फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड में हमें आर क्लास के पास जानी पड़ेगी। देखो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी बहुत पहले, सारे रिसोर्स की एंट्री आर में चली जाती है। अगर किसी एक्सएमएल का कोई भी चीज आपको अपनी जावा में यूज करना है तो आर के पास जाओगे। इसलिए आर के पास आईडी क्लास में गए और आईडी क्लास में एक आईडी पड़ी होगी जिसका नाम था ed1। ठीक है, तो वो प्लस करके वहां पे कॉन्केटिनेट हो चुका था आईडी, इसलिए आर के साथ आईडी में गए, आईडी से हमने ed1 की आईडी ले आए, यानी कि वो हमें जो एडिट टेक्स्ट था। अच्छा देखो एक एक बात और मैं आपको बताता हूँ, एक्सएमएल में जितने टैग होते हैं, चाहे वो एडिट टेक्स्ट है, चाहे वो बटन है, चाहे वो लेबल है, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड है, चाहे कुछ भी होगा, उन सारे टैग के लिए जावा में क्लासेस बनी बनाई हैं। जैसे बटन के लिए बटन क्लास, लेबल के लिए लेबल, टेक्स्ट फील्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड क्लास, चेकबॉक्स के लिए चेकबॉक्स क्लास। तो फाइंड व्यू आईडी मतलब फाइंड व्यू बाय आईडी, हम व्यू को फाइंड कर रहे हैं आईडी के बेसिस पे, हम व्यू को फाइंड कर रहे हैं। अभी व्यू को क्यों फाइंड कर रहे हैं, व्यू मतलब एंड्रॉयड की पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू का मतलब बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, और व्यू ग्रुप का मतलब होता है लेआउट। व्यू ग्रुप मींस लेआउट, व्यू ग्रुप का मतलब लेआउट, और व्यू का मतलब होता है बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स। तो हमें क्या करना है, व्यू को फाइंड करना है, व्यू को फाइंड करना है उनकी आईडी के बेसिस पे। तो इसीलिए मेथड का नाम था फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, बात समझ में आ रहा है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी में क्या लिखा गया है, आर के पास जाओ, आईडी क्लास में जाओ, और एडिट टेक्स्ट की आईडी को, जिसकी एडिट टेक्स्ट आईडी है ed1 है, उसके व्यू को हमें दे दो। तो हमने उसकी व्यू की हम गेट करेंगे, मतलब उसका ऑब्जेक्ट हमें दे दो, कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है। उसकी रेफरेंस आईडी हमारे पास दे दो। तो रेफरेंस आईडी को रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड करते हो। तो एडिट टेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसका रेफरेंस वेरिएबल हमने ऊपर बना रखा है जिसका नाम है ed1, उसमें होल्ड कर लिया। दूसरे की ed2 में होल्ड कर लिया। तीसरा है बटन, उसको बटन में होल्ड कर लिया। टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में होल्ड कर लिया। तो जिस टाइप की आईडी है उसी टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड कर लिया। मतलब कहने का ये कि एंड्रॉयड में जो हमारे बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, चेकबॉक्स है, व्यू है ना, इन सारे कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाना है। इनका ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी एंड्रॉयड ने बना रखा है, अपने आप एक्सएमएल के सारे टैग की एंट्री आर में पहुंचा देता है और उनका ऑब्जेक्ट्स बना के उनकी रेफरेंस आईडी क्रिएट कर लेता है, उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो हमारे पास जो फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड है ये काइंड ऑफ लुकअप का काम कर रहा है। लुकअप मतलब कि बस उनकी आईडी के बेसिस पे उनका ऑब्जेक्ट उठा के आपके पास दे रहा है। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास आ जा रही है। तो लाइन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 जो भी है 23 तक, ये सारे लाइन जो है ये केवल यही काम कर रहे हैं कि वो सारे कंपोनेंट की आईडी हमारे पास दे रहे हैं। ये आपको हर जावा कोड में लाइन लिखना ही पड़ेगा भाई। अगर ये नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा किस एक्सएमएल के किस टेक्स्ट फील्ड पे, किस टेक्स्ट बॉक्स पे, किस बटन पे हमें कौन सा इवेंट करना है, या किस पे हम क्या एक्शन करना चाहते हैं। मैं एक्शन करना चाहता हूं कि मैं पहले एडिट टेक्स्ट में जैसे वैल्यू डालूं वो गेट हो जाए, तो पहले वो एडिट टेक्स्ट तो चाहिए ना, उसके ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, उसकी रेफरेंस आईडी तो चाहिए ना। वो रेफरेंस आईडी हमारे पास ये फाइंड व्यू आईडी मेथड कॉल करने से आ जाती है। वो रेफरेंस आईडी आ गई, उस आईडी के ऊपर अब हम एक्शन करेंगे। तो एक्शन अभी अभी ये कब चलेगा, ये लाइन कब चलेगा, ये लाइन एप्लीकेशन के बिल्ड होते ये लाइन चल जाएगी। मतलब कहने का ये है, ऑन क्रिएट एक मेथड है, जब एप्लीकेशन क्रिएट होगी ना, इसकी लाइफ साइकिल में अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन जब एप्लीकेशन बिल्ड होगी, एप्लीकेशन जब क्रिएट होगी तो क्रिएशन के टाइम पे ये सारा कोड चल जाएगा। मतलब उधर आपकी एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के सामने आया नहीं कि उधर उधर मेन मेथड की ऑन क्रिएट मेथड में सारी आईडी, मेन मेथड की ऑन क्रिएट मेथड में सारी आईडी आ चुकी है। समझ रहे हो क्या हुआ? बताइए भाई। अच्छा, बात समझ में आ रही है, सारी आईडी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब इवेंट कैसे हो? तो जब बटन पे क्लिक मारोगे ना तो ये हाई HEY करके जो मेथड है ना ये अपने आप कॉल होता है।
ठीक है, इसमें सारा लॉजिक कमेंट करके केवल यही अगर आपको प्रिंट कराना है, बटन पे इवेंट करना है, तो बटन पे इवेंट जो है एंड्रॉयड में करने का स्टैंडर्ड तरीका वो है जो जावा में होता था कि लिसनर बनाओ, लिसनर को इंप्लीमेंट करो, कॉल बैक मेथड ओवरराइड करो, वो कर सकते हो। लेकिन अभी सिंपल तरीका ये है कि अगर बिना लिसनर के करना चाहते हो तो अपना एक मेथड बना लो और मेथड में जो कुछ भी लिखोगे अपने आप चलेगा बटन की क्लिक पे, क्योंकि हमने उसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में इस मेथड का नाम दे रखा है। ये मेथड अपने आप चलेगा। अब जैसे ये मेथड चलेगा क्लिक करते ही, तो मैं उसी टाइम पे ही उस एडिट टेक्स्ट से उसका टेक्स्ट निकाल लूंगा, गेट टेक्स्ट से उसका दूसरे वाले का टेक्स्ट निकाल लूंगा, और फिर उस दोनों को पार्स करके, क्योंकि स्ट्रिंग को तो इंट में पार्स करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट जावा में जो भी वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को इंट में पार्स करके, है ना, दोनों का उसके बाद हम निकाल लेंगे सम, और सम को स्क्रीन के सामने दिखा देंगे। अब बताओ कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही, वो मैं आपको समझाऊं। ये सर इंट वाली लाइन मुझे समझ में नहीं है, जो इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये क्या है? अच्छा बता देंगे, कोई बात नहीं, और बताइए। सर ये जो मतलब ऑन क्रिएट में मतलब ये कॉल हो रहा है, ये सुपर डॉट ऑन क्रिएट, सर ये क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों कर रहा है हमने कॉल इसे? ये एक्चुअली देखो, जब हमारे सामने एंड्रॉयड में क्या होता है ना, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जब बिल्ड होके आती है तो एक स्क्रीन तो अपने आप आती है, हेलो वर्ड भी चलाते हो तो स्क्रीन अपने आप आती है। तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में एक स्क्रीन को एक एक्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्टिविटी बोला जाता है। एक्टिविटी इज व्हाट? एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है जो कि हमारे एप्लीकेशन में दिखती है। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बहुत सारी स्क्रीन हो सकती हैं, एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, और जो बहुत सारी स्क्रीन एप्लीकेशन में दिखती हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से ही दिखती हैं। एक्टिविटी एक एप्लीकेशन, एक कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है एंड्रॉयड का, जो हमें एक स्क्रीन को प्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और तो एक एप्लीकेशन में एक्टिविटी के माध्यम से ही हमें स्क्रीन हमारे सामने दिखती है। ठीक है, और इसको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी बेसिकली एक क्लास होती है ना, और उसी क्लास को एक्सटेंड करके ही हमारी क्लास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाई गई है। अभी हमारी क्लास ऐप कॉम्पैक्ट को एक्सटेंड कर रही है, ऐप कॉम्पैक्ट इंटरनली किसी और को एक्सटेंड कर रही होगी, वो किसी और को एक्सटेंड कर रही होगी, वो किसी और को एक्सटेंड कर रही होगी, और फिर वो क्लास जो है कहीं एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। तो इनडायरेक्टली हमारी क्लास एक्टिविटी क्लास ही है। ठीक है, जो एक स्क्रीन को हमारे सामने दिखाती है। तो जब एक एक्टिविटी चलती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन हमें एक्चुअल एक्टिविटी तक पहुंचानी होती है। इसीलिए सुपर डॉट ऑन क्रिएट मेथड में हमारे एक्टिविटी का रेफरेंस, हमारे एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो एक्चुअल एक्टिविटी तक पहुंचाने के लिए सुपर लिखा गया है। बस बात खत्म, और कुछ नहीं है ना। सुपर से मतलब ये पेरेंट क्लास का मेथड चलता है, तो यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास का मेथड चलता है, तो बस इसीलिए। बताइए भाई। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर एक्टिविटी, फिर उसके अंदर एक्टिविटी, फिर उसके अंदर एक्टिविटी। तो अब यहाँ देखो एक्टिविटी वर्ड बहुत सारी टाइम पे आ रहा है। तो एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है जो यूजर के सामने दिखती है, जिससे हम कुछ कर पाते हैं। जो भी एक्शन हम कर पाते हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से कर पाते हैं। लेकिन एक्टिविटी जो हमारे सामने दिखती है, जो कुछ भी दिखती है एक्टिविटी में, हमारे सामने जो कुछ भी प्रेजेंट होता है ना, वो सब कुछ प्रेजेंट कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो एक्टिविटी क्लास की ही होती है। ठीक, एक्टिविटी पे अभी हम एक्चुअली सेशन ले लेंगे आपका अलग से। और बताइए। सुपर डॉट ऑन क्रिएट का मतलब ये हमारी कुछ इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जा रही है। आपको क्या लग रहा है ये सारी लाइन नहीं समझाएंगे? हम बिल्कुल समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे। अभी तो हम बेस ही तो आपका स्ट्रांग करेंगे, तो ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ही ना हो। हम आपको आपकी स्ट्रांग इतना कर देंगे, बेस इतना आपको स्ट्रांग कर देंगे कि जी आप बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ सकते हो, ऐसा कर देंगे आप कि आप एकदम बिल्कुल अंदर एकदम घुस जाओ, आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, तभी तो आप खुद कर पाओगे। देखो एंड्रॉयड में तो लाखों चीजें हैं, क्या मैं लाखों चीजें आपको पढ़ा पाऊंगा? सॉरी, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊँ, है ना। 1 करोड़ चीजें होंगी, 1000 टॉपिक, 1 लाख टॉपिक होगा, है ना। मैं आपको इतना टॉपिक पढ़ा दूंगा कि जी
इस तरह से बना दूंगा कि आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक हो आप अपने मन से उसे पढ़ लो। ये इस तरह से हमें सीखना है। तो बिल्कुल ये सब मैं आपको बताऊंगा, बट ये मैं अभी एक बेसिक प्रोग्राम जो है आपको समझा रहा था, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए सर आ रहा। आ रहा है ना? तो अगर अगर आपको इस प्रोग्राम 50% भी प्रोग्राम समझ में आ रहा है ना, इस प्रोग्राम को बना डालिए जरूर। 50% भी आ रहा है, जब एक हैंड्स ऑन हो जाएगा आपका, बस प्रैक्टिस हो जाएगा कि जी वहाँ पे एडिट टेक्स्ट बनाओ, कभी लॉगिन पेज बनाओ, है ना, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कुछ इनोवेटिव चीज बना के हमें दो। अब जैसे रजनीकांत ने पूरा कैलकुलेटर ही बना डाला है ना, पूरा उन्हें लॉजिक लिख रखा होगा ना, वही कैलकुलेटर का उन्होंने AWT पढ़ रखा होगा, स्विंग पढ़ रखा होगा उसी से ही। ठीक है, तो कुलदीप बताएंगे कि ये जो इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखा गया, क्यों लिखा गया है, ये बताइए क्यों लिखा गया है, ऐसा क्या पर्पज था ये? हाँ सर स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में से कन्वर्ट करने के लिए। स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं समझा मैं, उनको अच्छे से समझाइए कि क्या होता है, कि कौन सा स्ट्रिंग वैल्यू और सर कौन ये सा इंट क्या। सर एक क्लास होती है सर, इंट नाम क्लास, जिसके पास एक मेथड होता है पार्स इंट। वो क्या करता है सर, वो एक मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करके देता है हमें। आप जावा में जो भी यूजर से इनपुट लेते हो वो सब स्ट्रिंग होता है, ये बोलना चाहिए। चाहे वो किसी भी माध्यम से लो, चाहे जावा में एंड्रॉयड के माध्यम से लो, किसी ऐप के माध्यम से, HTML में टेक्स्ट फील्ड के माध्यम से लो, चाहे स्कैनर से इनपुट ही माध्यम से लो, जो भी जावा में इनपुट होता है यूजर से वो सब स्ट्रिंग होता है। आपने जो टेक्स्ट फील्ड 1 और टेक्स्ट फील्ड 2 का डेटा गेट करा उसको स्ट्रिंग में होल्ड करा, है ना? तो टेक्स्ट फील्ड 1 का डेटा और टेक्स्ट फील्ड 2 का डेटा जब स्ट्रिंग वेरिएबल में आ गया जिसका नाम था num1 num2, तो दो स्ट्रिंग पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए उस स्ट्रिंग को इंटीजर क्लास के पार्सेंट मेथड में डाल के उसको कन्वर्जन कर दिया गया, है ना। इसकी बॉक्सिंग कर दी गई। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग टॉपिक है जो कि आपको आगे पढ़ाएंगे अभी, जिसने नहीं पढ़ा है ना। तो उसमें इस इंटीजर को डाल दिया, स्ट्रिंग को डाल दिया गया, जिससे ये स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, प्योर इंटीजर में, ताकि इसको जोड़ पाए। नहीं तो स्ट्रिंग थोड़ी ना जुड़ती है, स्ट्रिंग पे थोड़ी ना ऑपरेशन होता है। इसकी पार्सिंग कर दी गई, कन्वर्जन कर दिया गया, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दिया गया इंटीजर क्लास की स्टैटिक मेथड जिसका नाम है पार्स इंट, उसमें डाल दिया गया। ठीक है, इसलिए क्लास के नेम से कॉल हो रहा है। सर ये गेट टेक्स्ट मेथड पर ये टू स्ट्रिंग मेथड क्यों चला रहा है? क्योंकि जो गेट टेक्स्ट है ना, वो बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। गेट टेक्स्ट रिटर्न करता है एडिटेबल टाइप की वैल्यू। एडिटेबल एक इंटरफेस होता है, हमें वो इंटरफेस नहीं चाहिए था, हमें उस टेक्स्ट का स्ट्रिंग चाहिए था। इसीलिए गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग से हमें उस टेक्स्ट का स्ट्रिंग मिल जाता है। समझ रहे हो? हमें वो एडिट, जैसे हर मेथड का रिटर्न टाइप होता है, जैसे गेट टेक्स्ट मेथड चलेगा वो एडिटेबल रिटर्न करेगा, हमें एडिटेबल नहीं चाहिए, हमें उस एडिटेबल से आने वाली स्ट्रिंग चाहिए, इसलिए डॉट टू स्ट्रिंग से उसकी स्ट्रिंग मिल जाती है हमें। ओके सर। अभी प्रीतम जरा एप्लीकेशन को दिखाओ, आप एप्लीकेशन दिखाओ, ये ऐप यहाँ पे तुम्हारा वाइजर में दिखाओ। वाइजर में ऐप को लॉन्च करो। मे भी अभी लॉन्च करना पड़ेगा क्या दोबारा? हाँ, लॉन्च करना पड़ेगा। देखिए जैसे एप्लीकेशन लॉन्च होगी ना, लाइन नंबर 24, 26, 26 तक का कोड चल जाएगा, क्योंकि ऑन क्रिएट मेथड चलते ही एप्लीकेशन में उसका जो होम स्क्रीन है वो आ जाती है, उसकी सारी आईडी गेट हो गई, ये सब कुछ आ गया। मतलब लाइन नंबर 27 तक चल चुका है, जब यहाँ पे आपने यहाँ तक का कोड जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। लेकिन आप अभी कोई नंबर यहाँ एंटर करो, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर एंटर करो। ठीक है, और जब आप ये दोनों नंबर एंटर करके जैसे ही एडिशन पे क्लिक मारोगे, क्लिक मारो, जैसे क्लिक मारोगे, क्लिक करते ही कौन सा कोड चलता है? अब चलिए, क्लिक करते ही वो हे नाम का मेथड कॉल हो जाता है। आइए वहां पे ये मेथड चलता है, जो कि वो पहले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करता है, लाइन नंबर 29 चलता है, फिर 30 चलता है, फिर 31, 32, फिर 33, इस तरह से चलता है। ये वाला मेथड चलता है, ये लाइन चलता है।
तो पूछिए आप लोग जो नहीं नहीं समझ में आ रहा है, जो आप लोगों को पूछिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने मर्जी उतने बार पूछिए। सर जी आ गया समझ में। सर कल इसमें string डॉट XML में भी लिखा था कुछ, ये समझ में नहीं आया था। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो XML स्ट्रिंग डॉट XML है, उसमें सारा स्ट्रिंग जो डेटा होता है वो सब स्ट्रिंग डॉट XML में लिखना चाहिए। जैसे कुछ भी नाम है, बटन का, टेक्स्ट फील्ड का, लेबल, चेक बॉक्स, ये सब कुछ नाम जो होता है वो स्ट्रिंग डॉट XML में नाम के थ्रू लिख देना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये सब जो नाम है ना, ये सब यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसका नाम दे दिया गया है hint1 नेम, hint2 नेम, और इसी को वहां पे कॉल कर लिया गया होगा, तो इससे उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो hint1 नेम में @ के साथ कॉल कर दिया गया होगा, एडिट टेक्स्ट में कॉल किया गया है। ये देखो hint1 नेम सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जैसे देखो आपने आजकल देखा होगा एप्लीकेशन में एक फैसिलिटी होती है, चेंज क्लिक करो हिंदी में चेंज, क्लिक करो उर्दू में चेंज, होता है नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। तो अगर आपने स्ट्रिंग डॉट XML से सारा टेक्स्ट उठाया होगा, तो कल को एक स्ट्रिंग हम इंडिया के लिए बना देंगे, इंग्लिश के लिए बना देंगे, एक स्ट्रिंग हिंदी के लिए बना देंगे। तो जब हमारी प्रॉपर्टी फाइल हमारी हिंदी को कॉल करेगी तो हिंदी वाला चीज चलने लगेगा, इंग्लिश को कॉल करेगी इंग्लिश में चलने लगेगा। अगर हमें कभी चेंज करना होगा तो एक स्ट्रिंग डॉट XML में चेंज करने से सारे प्रोजेक्ट में वो सारी जगह चेंज हो जाएगा। अगर मैंने कोई लेबल है एक स्ट्रिंग डॉट XML में रख दिया और इसको यहाँ पे लिंक कर लिया लाइन नंबर 14 पे, लिंक कैसे करते हैं? @ के साथ, @hint। जैसे देखो एंड्रॉइड कॉलन हिंट तो एक वो है, क्या ना, टैग है। इस टैग में आप डबल कोड में लिख दो हाथी घोड़ा कुछ भी, सामने दिखने लगेगा। हमने कहा यहाँ नहीं दिखे, स्ट्रिंग डॉट XML से हिंट आए, है ना। तो स्ट्रिंग डॉट XML से अगर हिंट आएगा तो उसका यही फायदा मिलेगा कि कभी आपको अगर चेंजेस करना होगा तो सारे चेंजेस सेंट्रलाइज्ड होंगे, एक जगह होंगे, वहीं से आप चेंज करोगे, सारा काम एक जगह से हो जाएगा। फ्यूचर उसका ब्राइट है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और भी था इसी पेज में, देखिए जहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, स्क्रीन क्यों हटा दी गई? सर यहाँ पे देखिए, अभी जब क्लिक करते हैं ऐप जहाँ से रन करने का आता है, आप ऊपर फ्रंट लाइन पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। तो अगर उस जगह पे जाते हैं तो वहां पे लिखा रहेगा डिबग करके समथिंग, इधर की ओर लेकर आओ प्रीतम। हाँ तो वो डिबग को स्टेप बाय स्टेप डिबग करने के लिए होता है ना एप्लीकेशन। सर ये मुझे सीखना, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अभी मैंने जानबूझ के अपने ऐप में कर रखा हुआ है कि मुझे ये प्रोसेस जाननी है, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम, अभी तो बहुत छोटे छोटे ऐप बनेंगे लेकिन बाद में। आपने इक्लिप्स में डिबगिंग करी थी ब्रेक पॉइंट लगा के? सर उसमें भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। नहीं तो उस टाइम पे आपकी तो गलती थी ना आपकी, आपको मैंने समझा दिया, उस दिन भी पढ़ाया था कि आप डबल क्लिक करके ब्रेक पॉइंट लगा दो और उसके बाद डिबग एज कर दो। और डिबग का मतलब होता है प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे रोक दोगे वहीं पे, यहाँ पे भी डबल क्लिक करके ब्रेक पॉइंट लगा देंगे और उसको लाइन बाय लाइन डिबग कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्योंकि सर मेरे इक्लिप्स में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी नहीं चल रहा है, पता नहीं, तो लगा नहीं वो तो खैर देख लेंगे, अब कई सारी समस्या एक साथ ना बता दीजिए, नहीं तो डॉक्टर नहीं तो सर ये वाली समस्या तो बता दीजिए ना सर, कैसे तो देखता है ये तो तभी आपको पता चलेगा ना कि जब जैसे सपोज करो आप मेन एक्टिविटी में आओ प्रीतम, मेन एक्टिविटी में किसी लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा दो, लाइन नंबर 29 पे ब्रेक पॉइंट लगा दो, 29 नंबर लाइन पे डबल क्लिक मार दो, है ना। 29 नंबर लाइन पे डबल क्लिक करो, जहां 29 बना है उसके जस्ट बगल में, ये हो गया ब्रेक। सर बहुत स्लो हो रही है स्क्रीन। 29 सर मैं शेयर कर दूं अभी थोड़ी देर के लिए? 29 नंबर लाइन पे डबल क्लिक करो जहां पे लिखा हुआ है 29, जहां लिखा है उसके जस्ट बगल में 29 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है? और जहां 29 लिखा है उस जगह पे मैं कह रहा हूँ ब्रेक डबल क्लिक करने के लिए, दूसरी जगह कर रहे हो। वो लाइन जहां 29 नंबर लिखा है वहीं पे डबल क्लिक कर दो भाई, 29 जहां लिखा हुआ है। हाँ अब डबल क्लिक करो, हुआ? यस, दिस इज ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अब वहां से डिबग कर दो, उसको डिबग कर दो, डिबग पे क्लिक कर दो।
अब डिबग जो था भाई, डिबग लिखा हुआ था, अब रन कर रहे हो, रन करोगे थोड़ी ना वो रुकेगा। ठीक है, सक्सेस हो गया। हाँ ये देखो, अब टर्मिनेट करके अब ये डिबग करो एप्लीकेशन को। अब डिबग एज करोगे तो डिबग करते ही एप्लीकेशन क्या करेगी, जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी, अब आप जैसे ही नंबर, अब एप्लीकेशन में जा रहे हो, एप्लीकेशन में जाके आप इनपुट दो, पहला नंबर डालो, दूसरा नंबर डालो, और जैसे सबमिट मारोगे यहीं पे आके रुक जाएगा। करो, एप्लीकेशन ओपन करो और वहाँ नंबर डालो तो सर और जैसे सबमिट डिबग मारो। करने के लिए हर लाइन पे ऐसे ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा? यस यस, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। जिस भी लाइन पे आप ब्रेक पॉइंट लगाओगे, देखो यहाँ पे आके रुक गया, अब यहाँ पे जैसे ही आके रुक गया, अब यहाँ से आप देखोगे दो ऑप्शन होता है यहाँ, डिबगर के नीचे देखिए, यहाँ पे एक स्टेप इनटू होता है और एक स्टेप ओवर होता है। वहाँ डिबगर, उसके बाद कंसोल, उसके बाद एक लाइन है, एरो अंदर बनाया है, एक ऊपर बनाया है। हाँ ये स्टेप ओवर है, स्टेप इनटू है। इसका शॉर्टकट भी दिया होगा, F8 है और इसका शॉर्टकट F7 है। तो F8 करोगे तो ये मेथड की डेफिनेशन में चले जाओगे अंदर, और अगर इसको पार करना है तो ओवर कर दीजिए, स्टेप ओवर कर दीजिए, है ना, स्टेप इनटू नहीं करिए, स्टेप ओवर कर दीजिए। ये अगले लाइन, अब ये अगले लाइन में चला गया। तो आपने जो नंबर डाला था जिसका नंबर 1 था 1 2 3 4, ठीक है, तो देखिए नीचे कंसोल में वेरिएबल में वो डेटा दिखा भी रहा है कि नंबर 1 में ये वेरिएबल में ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये तब हम लगाते हैं जब हम कोई बड़ा सा लेंदी सा कोड लिखते हैं, कोई बड़ी सी सर्विस कॉल करते हैं, बड़ी सी एपीआई हिट करते हैं, और हमें नहीं पता चल पाता है कि एपीआई कहाँ फट रही है, कहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, किस जगह पे कंट्रोल आया है, कहाँ से डेटा नहीं आया है, क्या चीज़ पास हुआ, क्या चीज़ फेल हुआ, उस केस में हम करते हैं। छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए क्यों लगाएं डिबगर, तो इसलिए नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी एप्लीकेशन है, बड़े प्रोग्राम है, आपको नहीं पता चल रहा है कि जी यहाँ तक आप सब कुछ कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, 1000 बार चेक कर लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कोड कहाँ फट रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो डिबगर लगा दिया, ब्रेक पॉइंट लगा दिया, और यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के स्टेप इनटू स्टेप ओवर, स्टेप इनटू ओवर, स्टेप ओवर करके एक एक करके वो वेरिएबल चेक करो कि अच्छा ये वैल्यू आ रही है। अच्छा फिर अब फिर से जाओ, फिर से वैल्यू डालो, अब वैल्यू डालोगे और फिर सबमिट मारोगे कि सबमिट वैल्यू डाल दिया था दोनों, अगर डाल दिया तो फिर स्टेप ओवर करो, फिर देखो num2 में वैल्यू आ जाएगी, फिर सम हो जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा। कुछ एक्सेप्शन होगी तो वहीं पे ट्राई कैच में एक्सेप्शन आ जाएगा, आपको दिखा जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये डिबगर चलता है। ओके सर, ठीक है, और भी कोई समस्या है तो बताइए। ऐसे लगता है, ऐसे वहां पे भी लगता है, सब जगह ऐसे ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आप काम करिए, कल बात करते हैं, है ना।